You also said in one of the interviews that AI will take over a lot of jobs and there might be a possibility that 40 million jobs would be lost because of AI. Right? So India में almost 90% of the robotic surgery is done by Da Vinci. That's the same is true globally. Da Vinci is the dominant robot for surgery, right? As the name suggests, the robot does the surgery. More and more work. By the time the surgeon is a star surgeon is in his 50s, सबसे ज़्यादा मोटा फी रेट तभी मिलता है. सारा काम रोबोट ही करता है. स्टार सर्जन होगा ऑपरेटिंग थिएटर में, बट काम करेगा रोबोट. Retail investors who are watching this, how do we identify these US companies? What are the factors or modes to look at? हमारे लिए मैंने देखा है 3 थीम यूजफुल रहा है, इजी टू इन्वेस्ट रहा है. पहला थीम आई कॉल इट पिक एंड शवल. तो मुझे एक न्यूयॉर्क में इंडियन फंड मैनेजर ने ये 3 साल पहले समझाया था. ये सेड देखो तुम लोग ना इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो समझने की कौरव कौन है, पांडव कौन, एशियन पेंट्स कौन है, बिरला कौन है, HDFC बैंक कौन है, ICICI है. इसी में तुम्हें जिंदगी खत्म हो जाती है. हम क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र में जाके हम पता करते हैं कि भैया गदा और तलवार दोनों साइड्स को कौन बेच रहा है. आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि इंडियन स्मॉल कैप्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, 30-40% ये करेक्ट भी हो सकते हैं. यूएस के स्मॉल कैप्स पे आपका क्या व्यू पॉइंट है एंड इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? When we come to India, मेरा जो फोरेंसिक सजेस्ट कर रहा है कि लास्ट 3-4 साल में IPOs की अकाउंटिंग क्वालिटी काफी चैलेंजिंग है. तो गवर्नेंस का कुछ खास पता होता नहीं है, लिक्विडिटी फटी हुई होती है, शेयर प्राइस आसमान में चढ़ा हुआ होता है, प्रमोटर कितना दिन हैंग अराउंड करेगा उसका उतना समझ नहीं आता, तो डर लगता है. एंड यूएस के अलावा एनी अदर कंट्री दैट यू थिंक यू आर बुलिश ऑन एज फार एज द स्टॉक मार्केट्स आर कंसर्न्ड? बाहर हमारा जो पैसा लगा है करीबन 65% USA है, 5% कनाडा है, करीबन 25% यूरोप है और 5% ताइवान में लगा है. इफ यू आर इन माय शूज एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग योरसेल्फ, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क योरसेल्फ टुवर्ड्स द एंड? मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा कि इंडिया में क्वालिटी लार्ज कैप्स का कमबैक कब होगा. तो अगर आप मुझे बता दो कुशल तो बहुत यूजफुल रहेगा. बीच में 3 साल गए थे बॉम्बे में, ऑटो रिक्शा चढ़ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि हर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पूछता HDFC बैंक कब चलेगी. तो शुक्र है भगवान का लास्ट 6-7 महीने में HDFC बैंक चलना शुरू हुआ है. बस अभी एक ही सवाल रह गया है जो एयरपोर्ट और ऑटो रिक्शा में पूछा जाता है कि एशियन पेंट्स कब चलेगी. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. सो सौरभ, लाइक अभी डे टू डे लाइफ में वी यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते रहते हैं. सोशल मीडिया भी हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, ये भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है. काफी सारे लाइक ये कंपनीज है जो इंडिया के भी होते हैं और यूएस के भी होते हैं जो इंडियन मार्केट्स में. बिल्कुल. नाउ हाउ डू वी इंडियंस मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज व्हिच लाइक वी आर लाइक कंज्यूमिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस? बिल्कुल. सो आपने बोला 2020 में आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, राइट? तो उस जमाने में काफी टाइम होता था हाथ में, कोविड का जमाना था. सो मैं घर में बैठ के ना 2021 में मैंने मैथ्स किया, राइट? कितना खर्चा मेरे जिंदगी में, मानो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, हाउ मच ऑफ दैट मनी इज गोइंग ऑन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड स्टफ और इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हाउ मच ऑफ इट इज ग्लोबल. तो मेरा अनुमान कुशल मोटा मोटी 70% आपका जो खर्चा हो रहा है, राइट, 70% आपका जो खर्चा हो रहा है वो ग्लोबल चीज़ों पे हो रहा है. सो ऑब्वियसली स्टूडियो में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिख रही है मुझे, कुछ भी इसमें इंडियन नहीं है, राइट? आपका मेरा फ़ोन, इस कमरे की एयर कंडीशनिंग, नन ऑफ दिस इज इंडियन, ठीक है? बट चलो ये तो सामान हो गया जो हम खरीदते हैं. अब सर्विसेज के बारे में सोचिए, राइट? जो OTT हम वॉच करते हैं, राइट? नेटफ्लिक्स हम वॉच करें या यूट्यूब पे गाना सुने, वो भी इंडियन नहीं है. अगर आप किशोर कुमार जी का गाना सुनो यूट्यूब पे, अमित कुमार जी उनके जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा. पैसा मिलेगा, पैसा बनाएगा यूट्यूब फॉर शोइंग अ किशोर कुमार सॉन्ग, राइट? सिमिलरली अगर आप नेटफ्लिक्स पे शोले वॉच करो, आई डोंट थिंक रमेश सिप्पी साहब को ज़्यादा पैसे मिलेंगे. नेटफ्लिक्स के शेयर होल्डर को पैसे बन जाएंगे, राइट? कल सुबह मैं थोड़ा वीकेंड स्पेंड करने के लिए गोवा जा रहा हूँ, तो जिस फ्लाइट पे चढ़ूंगा वो फ्लाइट भी विदेशी है, फॉरेन एयरक्राफ्ट है. जिसके अंदर तेल भी जाएगा वो तेल भी फॉरेन है. एज यू नो, ट्रम्प जी को अफसोस है कि वो रशियन ऑयल है. अगर रशियन ऑयल नहीं होती, मिडल ईस्ट की क्रूड ऑयल होती, एविएशन फ्यूल होती. कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा है प्लेन का पायलट भी विदेशी होता है. तो हमारे जिंदगी में, राइट, इंडिया में हम जो लाइफ लीड करते हैं, वेरी लिटिल ऑफ द स्टफ इज एक्चुअली इंडियन. 70% हमारे विदेशी खर्चे. एंड आई हैव पुट ऑन द स्क्रीन सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आइटम्स दैट वी बाय व्हिच आर इंपोर्टेड, राइट? अभी हमने एयरलाइंस का जिक्र किया, फोन्स तो ऑब्वियस है, राइट? लैपटॉप्स, अमेजोन से सामान आता है सबके घर में, राइट? डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं हम लोग, अमेजोन का सामान यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, नॉट जस्ट विंडोज यूज करते हैं,
राइट, ये विंडोज पावर पॉइंट पे ये स्लाइड बनी है, बट अज्योर पे हमारे सारे फाइल्स आइदर अज्योर पे लोड होते हैं या अगर कोई गूगल क्लाउड यूज़ करे, राइट। एंड अगर आप फैशन का सामान देखो, फैशन का सामग्री, वो शनेल हो या लुई विटॉन हो या एर्मीज हो, हाई फैशन भी सारा का सारा विदेशी होता है। मोस्ट ऑफ आवर जूता इज ऑल्सो विदेशी। तो जिंदगी में 70% हमारी कमाई, हमारी स्पेंडिंग जाती है फॉरेन स्टफ पे। सो लॉजिकल है कि हम उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करें, राइट। अदरवाइज इफ यू आर सेविंग इन वन करेंसी, द इंडियन रुपी, एंड यू आर स्पेंडिंग इन अ डिफरेंट करेंसी, द यूएस डॉलर, जिंदगी में आपके लफड़े आ सकते हैं, राइट। एसेट लायबिलिटी मिसमैच बोला जाता है। सो कोविड का जो मेरा मेन लर्निंग था 2021-22 का, कि मुझे अपनी जो खर्चे हैं, मेरे खर्चे डॉलर्स में हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो भी उसी पैमाने पे डॉलर्स पे होना चाहिए। बहुत मेहनत करके 2022-23-24 में मैंने पोर्टफोलियो बनाई। आधा मेरा पैसा मैंने ग्लोबल स्टॉक्स पे लगाया और आधा इंडियन स्टॉक्स पे लगाया। और वो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज देयर इज अ होल बंच ऑफ थिंग्स वी कैन डू ग्लोबली व्हिच वी कांट इन इंडिया। एंड इसमें भारत सरकार का भी सहायता मिली। गिफ्ट सिटी में बहुत अच्छा काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। गिफ्ट सिटी में हम जैसे निवेशकों के लिए मोटा मोटी टैक्स फ्री ग्लोबल इन्वेस्टिंग की एक सुविधा मिल गई है, राइट। सो नॉट ओनली कैन वी बाय द स्टफ दैट वी नॉट ओनली कैन वी इन्वेस्ट इन द स्टफ ऑन व्हिच वी स्पेंड मनी, जैसा कि एयरक्राफ्ट, जैसे कि ये फोन, लैपटॉप, पिज्जा, हैंडबैग, सॉफ्टवेयर, बट वी कैन डू ऑल ऑफ दैट थ्रू गिफ्ट सिटी एट लो कॉस्ट एंड basically in a tax efficient construct where during the life of the investment कुशल कोई टैक्स की इंसिडेंस नहीं है, राइट। सो पूरा एसेट और लायबिलिटीज, खर्चे और कमाई, राइट, पूरा अलाइन करने का तरीका मिल गया है गिफ्ट सिटी के जरिए से। एंड यू नो एज वी डिस्कस फर्दर, राइट, I'll explain to you why this is life changing for middle class Indian families. तो आपने एक IND मनी के पॉडकास्ट पे बताया था जो 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, एंड मैं देख रहा था कि आपने उसमें बताया था कि आपका नेटवर्थ इज ₹10 करोड़ एंड आपका बेसिकली जो asset allocation है is 60% into Indian equities, 30% is into foreign global equities and 10% is into fixed income. अभी जो एक व्यूअर है, जो इन्वेस्टर है, ये वीडियो देख रहा है, उसके हिसाब से आपका क्या रिकमेंडेशन होगा कि आइडियल एसेट एलोकेशन स्प्लिट कितना होना चाहिए बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन इक्विटीज, एंड वो कैसे इसका फायदा उठा सकता है? हाँ जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा फाइनेंस थ्योरी में जाता हूँ, राइट, क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंस थ्योरी का भक्त भी, थोड़ा सा पढ़ाई भी की थी फाइनेंस कॉलेज में। सो बिफोर आई कम टू दिस डेटा, I'll give a little bit of theory. 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हैरी मार्कोविट्स नाम के एक शख्स ने एक पेपर लिखी। इसके लिए उनको 1990 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुई। मैंने LSE में ये पेपर 1995 में पढ़ी थी, लेकिन मेरा फाइनेंस का दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, तो 2005 में मेरे को पूरा पेपर समझ आया, हैरी मार्कोविट्स का पेपर समझ आया। तो हैरी मार्कोविट्स जी ने क्या बोला, राइट? He basically said 3 things and I'll use this data. This is real data. जो आप इस चार्ट पे देख रहे हो, this is real data for the last 20 years. S&P 500 और निफ्टी 50 दोनों को मैंने सेम करेंसी में डाल दिया, रुपीज में डाल दिया है, राइट। तो मानिए निफ्टी 50 का 14% रिटर्न है, S&P का 13% रिटर्न है। अगर आप 50-50 निवेश करो, राइट, 50-50 निवेश करो, एवरेज इंसान क्या सोचेगा? एवरेज इंसान सोचेगा अगर 13 पे 50% पे 13% आ रही है और 50 पे 14 आ रही है, तो मेरे को तो आज एवरेज मिल जाएगा 13.5। हैरी मार्कोविट्स जी का पहला कहना था कि ऐसा नहीं होगा, आपको 13.5 नहीं मिलेगा, आपको हायर ऑफ द 2 मार्केट्स मिलेगा, राइट। इन दिस केस 14.5 मिलेगा, राइट। व्हाई इज दैट? बिकॉज यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस 2 एसेट्स विद लो कोरिलेशन। इंडिया और अमेरिका के मार्केट्स का कोरिलेशन इज द लोएस्ट अमंगस्ट बिग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, राइट। पेयर वाइज कोरिलेशन, इंडिया एंड यूएसए कुशल इज द लोएस्ट पेयर वाइज कोरिलेशन। किसी 2 बड़े मार्केट में इतना लो कोरिलेशन नहीं है, राइट। तो ये बहुत यूजफुल चीज है, राइट। उनकी पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारी अलग है, उनकी फाइनेंशियल सिस्टम अलग है, हमारी अलग है, उनकी लेबर मार्केट बिल्कुल अलग है हमारे से, उनके देश के पंगे भी अलग हैं, हमारे देश के पंगे भी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो फायदा क्या हुआ? मार्कोविट्स ने बोला 50-50 कर दो इंडिया अमेरिका, यू विल गेट द हायर रिटर्न ऑफ द 2 मार्केट्स, नॉट द मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। सेकंड थिंग ही सेड वाज, if you do this 50-50 business across India America, not only will you get the higher return, you'll get the lower volatility. Volatility यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर कर रहे हैं, बट आप कोई भी वॉलेटिलिटी का मेजर ले सकते हो, ड्रॉ डाउन ले सकते हो, वेरिएंस ले सकते हो। दोनों मार्केट में से लोअर वेरिएंस मिली है। देखिए, रिटर्न हायर वाली मिली है, रिटर्न मिली है निफ्टी की, वॉलेटिलिटी मिली है S&P की,
राइट। तो इसका नतीजा क्या हुआ, आपकी रिस्क बढ़ गई कंपेयर टू अ डूड हु ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया। कंपेयर टू अ डूड हु ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया, मेरे केस में मेरा 50-50 एलोकेशन है, आधा मेरा इंडिया मार्केट में है, आधा मेरा यूएस मार्केट में। फायदा इसका हुआ कि मेरी रिस्क रिटर्न थोड़ी सी बढ़ गई, मेरी रिस्क घट गई, ड्रामेटिकली घट गई, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क बढ़ गया। तो इसको नाम दिया हैरी मार्केट्स ने, इसको उसने नाम दिया द फ्री लंच इन फाइनेंस। फ्री लंच मतलब आपकी रिस्क नहीं बढ़ी लेकिन आपकी रिटर्न में जंप आ गई। ठीक है, और तीसरी चीज उन्होंने बोली, मेरे ख्याल से सबसे माइंड ब्लोइंग चीज जो मार्केट्स ने सिखाई हम लोगों को, ही सेड दैट देखिए आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगले 10 सालों में इंडिया ज्यादा देगी या अमेरिका ज्यादा देगी। आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 50-50 करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे आई शोड यू 20 ईयर पीरियड, लास्ट 10 ईयर्स, अगर आप ये वाला चार्ट देखें, इंडिया एंड यूएसए आर द 2 बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दीज रिटर्न्स आर डॉलर रिटर्न्स फोक्स, ये सारे रिटर्न डॉलर्स में है। लेकिन अगर देखें लास्ट 10 साल में, लास्ट 10 साल का जो पीरियड है, 10 ईयर वाला कॉलम देखिए, यूएसए हैज डिलीवर्ड 13.6, India has delivered 10. So there will be some 10-year periods America will make a bit more money than us. Some 10-year periods we'll make a bit more money than them. We don't have to predict अगले 10 साल में कौन रेस जीतेगा। हमको इतना ही करना है कि 50-50 allocate करना है, रीबैलेंस करते रहना है, और हमको हायर ऑफ द 2 मार्केट्स मिल जाएगा रिटर्न, लोअर रिस्क मिल जाएगी, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क हमारी ऊपर छलांग मार देगी। एंड इफ यू एसेट एलोकेट लाइक दैट, रात को नींद भी चैन की नींद सोएंगे और कमाई बराबर चलती रहेगी। बिकॉज इफ यू लुक बैक एट द लास्ट 30 years, इट्स वेरी रेयर दैट दोनों इंडिया और अमेरिका की फ्यूज उड़ गए। इट्स हैपेंड ट्वाइस। कोविड के दौरान दोनों मार्केट गिरे थे एक साथ, और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में दोनों मार्केट गिरे थे। उसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया एंड अमेरिका वेरी रेयरली हैव अंडर परफॉर्म्ड टुगेदर, राइट। तो अगर आप ये वाला टेबल देखें, ऊपर वाले टेबल में मैंने दिखाया है अगस्त सितंबर 2018 में जो IL&FS यस बैंक वाला क्राइसिस हुआ था। जाहिर है उस दौरान निफ्टी की पिटाई हुई थी, बट S&P 500 वाज ऑल राइट। सिमिलरली डीमोनेटाइजेशन के दौरान निफ्टी की पिटाई हुई थी, बट S&P वाज ऑल राइट। बट रिवर्स इज ऑल्सो हैपेंड। जैसे जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ 2022 में, S&P की पिटाई हुई, बट निफ्टी वाज होल्डिंग अप। सिमिलरली जब पहला ट्रेड वॉर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला ट्रेड वॉर था चाइना के साथ, उसने पंगा लिया, S&P पिटी, बट निफ्टी वाज ऑल राइट। सो अगर आप दोनों मार्केट में आधा आधा कर दो, 50-50, राइट। नाउ स्टेपिंग बैक एंड जस्ट लुकिंग एट फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव, मेरा हमेशा लोगों को सुझाव रहता है कि बिफोर यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, मेक श्योर आप जिंदगी का आइडियली 2 साल का खर्चा आप लिक्विड फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए। दैट्स योर रेनी डे मनी, राइट। फॉर यंगस्टर्स मे बी 1 year विल डू, बट फॉर स्लाइटली ओल्डर पीपल लाइक मी विद मैच्योर फैमिलीज, 2 साल करना मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है। एक बार आपने वो रेनी डे मनी सेट असाइड कर दिया, मे बी आउट ऑफ 100 रुपीज यू नीड 20 रुपीज टू बी सेट असाइड फॉर रेनी डे, उसका आप FD या लिक्विड फंड कर लीजिए। बाकी 80 रुपए आप आधा आधा USA इंडिया कर दीजिए। ओके, फेयर। तो आप बोल रहे हो कि फिर इंडिया इक्विटी एंड यूएस इक्विटी में इक्वली एसेट एलोकेशन होना चाहिए इन द इक्विटी सेगमेंट। अभी मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया यूएस के केस में द रिटर्न्स वर 13.9% एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज लोअर एज कंपेयर टू द इंडियन मार्केट्स। तो अभी थोड़ा यूएस मार्केट्स को भी समझते हैं। व्हाई देयर इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद द यूएस वैल्यूएशंस एंड व्हाट इज हैपनिंग विद दैट मार्केट, एंड व्हाई इज देयर अ लोअर वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू द इंडियन मार्केट? काफी दिलचस्प बात है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निफ्टी वाला कॉलम देखिए। अगर आप निफ्टी वाला कॉलम देखें कुशल, लीविंग द वैल्यूएशन पीस असाइड, वैल्यूएशन में बाद में आएंगे, वैल्यूएशन इज द ब्लू बार, वैल्यूएशन में बाद में आएंगे। आप अर्निंग्स ग्रोथ देखिए। इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ ओवर 10, 15, 20 ईयर्स, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ एक्चुअली क्वाइट कमजोर है, राइट। करीबन 5.5% या 5.5-6% इंडिया की EPS ग्रोथ है। उसके मुकाबले from the previous slide we know that India has compounded roughly 10% over the last 20 years, right? तो मार्केट कंपाउंड किए इंडिया के 10% से, बट अर्निंग्स कंपाउंड किए केवल 5-6% से। उसका मतलब इंडिया का जो 10% का रिटर्न आया है बेसिकली ड्रिवन बाय PE मल्टीपल एक्सपेंशन, राइट। सो जहां पे भी आपकी कंपाउंडिंग PE मल्टीपल एक्सपेंशन से आती है, वहां पे आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज PE मल्टीपल उछलता रहता है ऊपर नीचे, राइट। जैसे देखिए आज के डेट में निफ्टी 21-22 पे है, लॉन्ग टर्म एवरेज निफ्टी का 17 के आसपास है। लॉन्ग टर्म एवरेज फॉर द निफ्टी इज दैट येलो ब्लॉब, ठीक है। येलो ब्लॉब, रेड ब्लॉब इज द लॉन्ग टर्म एवरेज। सो निफ्टी आज अपने 20 साल के PE मल्टीपल से कई ज्यादा आगे चली गई है, राइट।
पी एक्सपेंशन के बदौलत इंडियन मार्केट हैज गिवन ओवर द लास्ट डेकेड 10% रिटर्न, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया की 10% नहीं रही है डॉलर टर्म्स में। अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया की 5.5-6 रही है, रफली आर सेम एज आर रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अब इसके मुकाबले देखिए यूएसए की स्थिति, राइट। Nasdaq is exceptional because it's the world's tech giants. तो Nasdaq को थोड़ा सा for a minute Nasdaq को इग्नोर करते हैं. Let's look at S&P 500 itself. So इंडिया का अर्निंग्स ग्रोथ over 10, 15, 20 years करीबन 5.5-6%, right? If in comparison, Nasdaq obviously is exceptional. दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक कंपनीज इंडिया से डबल से भी ज्यादा ईपीएस ग्रोथ ला रहे हैं, राइट। सो वो तो छोड़ देते हैं फॉर अ मिनट। Nasdaq is exceptional. Even if you look at S&P mid cap, S&P mid cap is अमेरिकन मिड कैप कंपनीज, इनकी मार्केट कैप 100 बिलियन से लेके 5 बिलियन के बीच में, राइट। इनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी करीबन इंडिया के मुकाबले डबल, 10, 11, 12, राइट। सो अमेरिका की जो कंपाउंडिंग है, अमेरिका की कंपाउंडिंग ओवर द लास्ट 20 years has also been roughly 10%. But America's 10% compounding over 20 years is underpinned by strong EPS growth, strong profit growth. India की जो 10% compounding over the last 20 years is driven by PE multiple expansion as opposed to underlying profit compounding, and that's what makes the Nifty so much more volatile than the S&P 500, right? ये बात आपने बिल्कुल quickly pick up कर ली कि S&P और Nifty मोटा मोटी सेम रिटर्न देते हैं, बट बिकॉज S&P की रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ से अंडरपिन रहती है, whereas निफ्टी की रिटर्न पी मल्टीपल एक्सपेंशन से आती है, निफ्टी की रिटर्न और वॉलेटाइल होती है S&P के मुकाबले, राइट। विच इज वाई डूइंग 50-50 मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ सेंस, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी आ जाती है और वो 10-11% का डॉलर कंपाउंडिंग, मतलब कि रुपी में 14% का रुपी कंपाउंडिंग और सॉलिड बन जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि निफ्टी का जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की वजह से उसका मेन जो रिटर्न है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो व्हाट डज दैट मीन? एंड पी इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, राइट? इट इज लाइक अ मार्केट फैक्टर। तो हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट कि कैसे मतलब वो पी अफेक्ट करता है, राइट? सो आई थिंक इंटरप्रेट ऐसा करना चाहिए कि इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स की बूम आई है, स्पेशली लास्ट 10 साल में, राइट, लास्ट 10 साल में जो बूम के बारे में मैंने पहली बार अनयूजुअल बिलियनर्स, दूसरी बार कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में लिखा था, वो जो बूम आई है, that boom has dragged the Nifty's PE multiple up from, you can see it here actually, the boom in domestic investing has dragged the Nifty's PE multiple up so somewhere around 17 times, that red and yellow blob, to 21-22 times, right? पूरे पैसे के बदौलत खिंच के ऊपर आ गया है. We don't have BSE small cap here. If you had BSE small cap here, you would have seen that the BSE small cap PE multiple 10 years ago was 15-16. Today it's 32-33, right? पूरा हमने इतना डोमेस्टिक पैसा चेज किया है लास्ट 5 साल, हर लास्ट 5 years एवरी ईयर कुशल 30 से 40 बिलियन डॉलर म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो आया है हिंदुस्तान में, राइट? और वो पैसा इंडिया के मार्केट में मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी आ रहे हैं. अर्निंग्स ग्रोथ, सब अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ उतनी तगड़ी नहीं है, तो शेयर प्राइसेस को खींच के ऊपर लिया जा रहा है, एंड एट सम स्टेज इट विल मीन रिवर्ट. ये चार्ट हमको सजेस्ट कर रहा है, ये वाला, ये निफ्टी के नीचे जो डेटा है, जब मीन रिवर्ट करेगा, India's long-term share market compounding, rather than being 10% in dollar terms, which is same as 13-14 in rupee terms, that could end up being half of, over the next 10-20 years, potentially Indian share market compounding could be half of what it has been over the last 20 years, because our share market compounding has been driven by PE multiple expansion rather than by strong earnings growth. गॉट इट. एंड इसमें अभी आपने जैसे बताया कि अभी इक्वल एसेट एलोकेशन होना चाहिए इंडिया वर्सेस यूएस कंपनीज में 50-50%. नाउ द बिगर क्वेश्चन इज दैट retail investors who are watching this, how do we identify these US companies? What are the factors or modes to look at? क्योंकि US के stocks are like something which we don't know from sitting from India. तो कैसे इसको identify कर सकते हैं? तो देखिए, at one level I'll give the classical Marcellus answer, जिससे लोग I think सुन चुके हैं 1000 बार, but I'll quickly repeat. जो चीज़ हम इंडिया में करते हैं वही तरीके US में भी वर्क करते हैं, right? Look for companies with good strong fundamentals, अच्छी ROC, clean accounts, right? Same तरीका जो मैंने डायमंड्स इन द डस्ट में समझाया है. डायमंड्स इन द डस्ट के जरिए से हम यूरोप और अमेरिका में भी अच्छे कंपनी निकाल सकते हैं. फिर जिस प्रकार से इंडिया में हम मोट की परख करते हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट की परख कैसे करते हैं, हम उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स,
एक्स एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर से बात करते हैं कि फलाने कंपनी के बारे में यूरोप में या अमेरिका में खास चीज़ क्या है, वाई डू यू डील, वाई डू यू बाई एप्पल के प्रोडक्ट्स, वाई डू यू बाई ट्रांसडाइम की सीट बेल्ट्स, वाई डू यू यूज डायनाहर्स फर्मेंटेशन इक्विपमेंट, वाई डू यू बाई कोपार्ट सेकेंड हैंड कार्स, राइट। वही जो सिलसिला इंडिया में करते हैं, वही सेम रिसर्च, एक्सेप्ट दैट बिकॉज दीज आर ग्लोबल कंपनीज, तो वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है और एक्सपर्ट नेटवर्क्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे एक टाइटली कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो बनती है। करीबन 30 स्टॉक है, यहाँ पे लेस देन 50 लिखा है, बट हम करीबन 30 स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। नाउ ये सब करते करते 3 साल होने को आ रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। तो 3 साल करने के बाद राइट मुझे समझ आया कि ब्रॉडली 3 थीम्स हमारे, हम जैसे लोग जो इंडिया में बैठे हैं राइट, हम वहाँ पे नहीं बैठे हैं राइट, देयर इज अ डिफरेंस, वी आर नॉट सीटेड इन न्यूयॉर्क। हम इंडिया में बैठ के, अमेरिका से एक टीम आई है इंडिया में, द अमेरिकन्स हैव मूव्ड टू इंडिया टू वर्क विद अस, but they're sitting in Gift City, they're sitting in Bombay, Bangalore, right, and investing into the Western world. तो because हम गिफ्ट सिटी से बैठ के यूएसए, यूरोप में पैसा डाल रहे हैं, हमारे लिए मैंने देखा है 3 थीम बहुत यूजफुल रहा है, इजी टू इन्वेस्ट रहा है। सो पहला थीम आई कॉल इट पिक एंड शवल। तो मैं इसको सरल हिंदी में समझाता हूँ। तो मुझे एक न्यूयॉर्क में इंडियन फंड मैनेजर ने ये 3 साल पहले समझाया था। ये सेड देखो तुम लोग ना इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो समझने की कौरव कौन है और पांडव कौन है। तुम कुरुक्षेत्र में जाते हो और फुल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सोचने में कौरव कौन है और पांडव कौन है, एशियन पेंट्स कौन है, बिरला कौन है, एचडीएफसी बैंक कौन है, ऐसी है, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मैंने बोला तो आप लोग नहीं करते क्या अमेरिका में? इसे नहीं हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र में जाके हम पता करते हैं कि भैया गदा और तलवार दोनों साइड्स को कौन बेच रहा है। हमको कौरव पांडव से कुछ नहीं लेना देना, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कौरव पांडव, वी वांट टू इन्वेस्ट इन द डूड हु इज सेलिंग गदा और तलवार to both sides. Or if you want to take a less violent metaphor, we want to invest in the dude who's serving lunch dinner to both sides. क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत में same caterer supplied food to both armies, right? तो ऐसे आपके यहाँ पे बहुत सारे कंपनी हैं क्या इस प्रकार के? सर हाँ बिल्कुल है। तो उसने मुझे उदाहरण दिया राइट, मैं कभी भूलूंगा नहीं। इसके बाद मैंने ASML पे किताब पढ़ी, ASML का उदाहरण दिया। टिल 3 years ago I'd never heard of ASML। फिर बहुत शर्मिंदा हुआ मैं, क्योंकि पता चला कि ASML की हेडकाउंट रिलायंस के मुकाबले, RIL के मुकाबले ASML की हेडकाउंट 1/10 है और मार्केट कैप रिलायंस से 1/3 ज्यादा है, राइट। दिस वाज अ कोलोसल कंपनी और मैं बैठे बैठे बॉम्बे में बैठा था इतना साल, मुझे खबर नहीं थी। सो ASML किस लिए इस थीम में फिट आता है? दुनिया में जितने भी फोन है कुशल, जितने भी फोन है, 92% ऑफ द फोन्स के अंदर जो सेमीकंडक्टर बैठी है उसके ऊपर जो सर्किट्स गड़े हुए हैं, वो सर्किट्स ASML के मशीन से बनती है। तो इसको कहा जाता है लिथोग्राफी, द हैमरिंग ऑफ सर्किट्स ऑनटू द चिप इन योर एंड माय फोन, राइट। आपके फोन में, मेरे फोन में जो चिप है वो राइस के 3 तिलके जितनी है। उस चिप के ऊपर 10 बिलियन सर्किट्स ठुके हुए हैं। वो ASML मशीन बनाती है उसकी, हफ्ते में एक ही मशीन बेचती है। मशीन $250 मिलियन की बिकती है, $250 मिलियन। उस मशीन में 1.5 लाख पुर्जे हैं। वो पुर्जे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में इकट्ठे किए जाते हैं। इकट्ठा करके उसको एक जंबो जेट में लाद दिया जाता है। फिर वो जंबो जेट फ्लाई करती है टाइवान में TSMC के फैक्ट्री में ASML के इंजीनियर उस सारे पुर्जों को जोड़ती है एंड दे क्रिएट दिस कोलोसल एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन, कोलोसल सा मशीन। उसमें से थिन सा लेजर निकलता है और वो, जैसे मैंने बोला, राइस के तिलके जितना, 3 राइस के तिलके इतने एरिया में 10 बिलियन सर्किट ठोक देता है। और उसी सर्किटरी से आपके और मेरे फोन में ताकत आती है। 92% ऑफ द फोन्स इन द वर्ल्ड रन ऑन ASML's लिथोग्राफी। ASML टेक्नोलॉजी दुनिया का महारथी है, राजा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल आर्म्स डीलर। ASML डजंट केयर कि कुशल सैमसंग खरीदे या आईफोन खरीदे या Xiaomi खरीदे, ही कुड नॉट केयर। ही जस्ट नोज दैट व्हाटएवर फोन कुशल बाइज, कमाई मेरी होगी, राइट। सिमिलरली जितने भी प्लेन में, जितने भी एयरक्राफ्ट्स में आप और मैं चढ़ते हैं, उनमें करीबन 13,000 पुर्जे हाइको सप्लाई करता है। हाइको इज अ स्मॉल कैप अमेरिकन कंपनी, राइट, $30 बिलियन मार्केट कैप, 19% रफली 19% ROC, प्रॉफिट्स ग्रो करती है साल में 13-14, फ्री कैश फ्लो ग्रो करती है 17-18, राइट। बट जितने भी प्लेन में आप चढ़ते हो दुनिया में, उसके 13,000 पुर्जे हाइको सप्लाई करता है, राइट। तो हाइको भी हो गया न्यूट्रल आर्म्स डीलर, राइट। तो ऐसे न्यूट्रल आर्म्स डीलर्स वेस्टर्न वर्ल्ड के मार्केट में बहुत सारे हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, उनकी इंडस्ट्रियल एंड टेक इकोसिस्टम हाईली एडवांस्ड है। हमारी इंडस्ट्रियल और टेक इकोसिस्टम अभी भी काफी बेसिक है।
दूसरी चीज जो वेस्टर्न मार्केट्स में मिलती है, जो हमारे देश में मिलती नहीं है, इज इनविजिबल यूटिलिटीज। तो जब पहली बार मुझे 3 साल पहले विदेश में लोगों ने बोला, मैंने बोला भैया ये इनविजिबल यूटिलिटी क्या होती है? हमारे देश में यूटिलिटी मतलब बिजली, गैस, पानी, ये सब चीजें। जैसे नहीं वो तो बाबा आदम के जमाने की चीज है। इनविजिबल यूटिलिटी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी है ना, उसके बिना आपका दिन का रोजी रोटी तो कमा नहीं सकते। पावर पॉइंट किए बिना, एक्सेल किए बिना हम करेंगे क्या? सो उससे वो विंडोज लाइसेंस जो है उससे वो लोग कमा लेते हैं। रेवेन्यू है उनकी $120 बिलियन, केवल विंडोज के लाइसेंस सॉफ्टवेयर बेच के। सत्य नडेला जी ने क्या किया, ही सेड वो जो सेम सेल्स पर्सन है जो विंडोज बेच रहा है, वो अब से क्लाउड कंप्यूटिंग भी बेचेगा। तो अज्योर में आपकी फाइल्स की स्टोरेज होगी, जो फाइल्स आपने विंडोज की बनाई वही फाइल माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में जाके बैठ जाएगी। तो उसमें और 120 बिलियन की कमाई, 240 बिलियन के रेवेन्यू पे उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन है केवल 47%। तो साल में $80 बिलियन कैश कमा लेते हैं वो। ठीक है, वो पैसा लेके क्या करते हैं, राइट? अब तक तो खबर नहीं आई कि बिल गेट्स की बेटी की शादी पे खर्चा किया है, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। और ना ही खबर आई है कि बिल गेट्स जी ने कोई फुटबॉल क्लब खरीद लिया है, वो भी नहीं हुआ है, राइट? इनफैक्ट जो सुनने को आता है वो दुनिया में भूख और मलेरिया की रोकथाम के लिए पैसे खर्च रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड को पूरी छूट है कि आप बैठ के फिगर आउट करो, ये पैसे साल में $80 बिलियन कमा रहे हो, क्या करोगे इसका? सो एवरी फ्यू इयर्स द बोर्ड डिसाइड्स कि आज से 10 साल बाद कौन सी चीजें दुनिया के लिए आवश्यक होंगी। तो उन्होंने फिलहाल डिसाइड किया कि एआई आवश्यक होगी, चैट जीपीटी इज द मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन। सेकेंडली वर्चुअल रियलिटी विल बी एसेंशियल डेकेड हेंस, एंड थर्ड विल बी गेमिंग। सो एआई, वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग, इन 3 चीजों पे वो लोग हर साल $60 बिलियन, $70 बिलियन के एक्विजिशंस कर रहे हैं, राइट? तो एक मोनोपोली है विंडोज और क्लाउड, उसके पैसे से अगली मोनोपोली को खरीद रहे हैं। तो करीबन 50 साल से ये लोग ये गेम खेल रहे हैं, राइट? और इतना इफेक्टिव खेले हैं कि मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट से ज्यादा। दे ग्रो देयर अर्निंग्स एट 12-13%, इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा। मैंने दिखाया इंडियन स्टॉक मार्केट 5.5, सोचिए इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा मार्केट कैप रखती है कंपनी। अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट के मुकाबले डबल है, और वो अर्निंग्स ग्रोथ स्मूथ है। बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू से यार अगले साल मंदी आ रही है, मैं तो विंडोज यूज करना बंद कर देता हूँ और मैं क्लाउड में स्टोरेज भी नहीं करूंगा। नोबडी सेज दैट, राइट? सो आपको एक कोलोसल कंपनी मिल गई, $4 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप, स्मूथ कंपाउंडिंग, 12-13% का, लो वॉलेटिलिटी। तो इसको कहते हैं इनविजिबल यूटिलिटी। माइक्रो अमेजॉन ऑल्सो फॉल्स इन दैट बैकेट। तो पहला जो था ये न्यूट्रल आर्म्स डीलर करीबन 15% कंपाउंडिंग हासिल कर लेता है, राइट? दूसरा ये इनविजिबल यूटिलिटी, ये करीबन 12% हासिल करता है। द न्यूट्रल आर्म्स डीलर्स टेंड टू बी स्मॉल एंड मिड कैप फर्म्स, द यूटिलिटीज आर ऑल बिग कैप फर्म्स, राइट? सो बाय द वे कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि मैंने बार्कशायर हैथवे क्यों डाला है। बार्कशायर हैथवे इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीइंश्योरर, इट्स द ओनली AAA रीइंश्योरर इन द वर्ल्ड, राइट? दुनिया में कोई भी बड़ी रिस्क होती है, बड़ी इंडस्ट्रियल रिस्क होती है, उसका अंडरराइटिंग भले कोई ICICI लॉम्बार्ड जैसा कोई कर ले, अल्टीमेटली रीइंश्योरेंस उस रिस्क की अजीत जैन साहब ही करते हैं बार्कशायर में। तो ये दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया जो हमारे देश में उतना आसानी से मिलता नहीं है। एंड तीसरा कैटेगरी इज अल्ट्रा लग्जरी, राइट? अल्ट्रा लग्जरी मतलब वो वाली चीजें जो डॉलर बिलियनर खरीदते हैं, राइट? हमारे देश में अभी भी डॉलर बिलियनर्स की इतनी संख्या नहीं है कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेस मिल जाए, वेस्टर्न मार्केट्स में है। तो डॉलर बिलियनर की गिनती साल में 7% से ग्रो कर रही है, राइट? एंड डॉलर बिलियनर की जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, विच इज दैट ही वांट्स टू टेल अदर पीपल कि लुक एट मी, लुक एट हाउ रिच एंड पावरफुल आई एम, बट फिर थोड़ा उसको शर्म आती है, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है, तो फिर बेचारा वो डायलेमा में आ जाता है, बोलूं या ना बोलूं, कितना कामयाब इंसान हूं मैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रेंच और इटालियंस ने ये मुद्दा समझ लिया कि बस ये एक यूज केस है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिए जिसको अगर आप खरीद लो तो आप दूसरे लोगों को इफेक्टिवली बोल रहे हो कि मुझे देखो मैं कितना कामयाब इंसान हूं। तो इस इंडस्ट्री की स्थापना की एर्मीज नाम की कंपनी ने। एर्मीज 180 साल से लेडीज के हैंडबैग्स बना रहा है, राइट? करीबन 80 साल पहले, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रफली, उन्होंने पेरिस में बैठ के, दूमा फैमिली चलाती है, दूमा फैमिली ने 3 बड़े डिसीजंस लिए जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया की अल्ट्रा लग्जरी इंडस्ट्री बनी। पहला डिसीजन दूमा फैमिली ने लिया कि हम केवल लेडीज हैंडबैग पे फोकस करेंगे, हम उधर उधर किधर नहीं खेलेंगे, केवल लेडीज लेदर हैंडबैग बनाएंगे। सेकंड डिसीजन लिया कि मिनिमम प्राइसिंग इसकी
$50,000 से भी ऊपर होगी, ऑब्सीन होगी, जिससे लोग पागल हो जाए इस चीज के लिए। और थर्ड मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव डिसीजन, राइट, उन्होंने बोला कि देखो, अगर ग्लोबल सुपर रिच की गिनती बढ़ रही है 7% से, हमारी हैंडबैग प्रोडक्शन की सीलिंग होगी, कैप्ड होगी, प्रोडक्शन ग्रोथ कैप्ड होगी 5% पे। जानबूझ के हम स्केर्सिटी बनाएंगे, लेडीज को पागल कर देंगे इस चीज के लिए। तो आज एरमीज की मार्केट कैप है $250 बिलियन, 100 years of 17% पैट कंपाउंडिंग विद 5% वॉल्यूम ग्रोथ। और उनके जो ये हैंडबैग है बर्किन और केली जिसके नाम है, जिसके लिए वुमेन अपने हस्बैंड का किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हैंडबैग केवल इन्विटेशन ओनली है। तो आपको न्योता आना पड़ेगा कि आप आ सकते हो हमारे काला घोड़ा में है और चाणक्यपुरी दिल्ली में है, और कहीं इंडिया में ब्रांच नहीं है। आप पधार सकते हो हमारे ब्रांच में, और अगर आप पधारो तो मानो, अगर आई थिंक कोई मिनिमम स्पेंड का नंबर होता है, वो नंबर मेरे लीग के बियॉन्ड है, मेरे को नंबर पता नहीं है। मिनिमम स्पेंड अगर आप करो तो आपको ये बर्किन और केली खरीदने का श्रेय प्राप्त होगा। बट वो न्योता बहुत सिलेक्टेड लेडीज को जाता है। जहां तक मुझे समझ आता है, आपको एक एलीट एड्रेस पे रहना है, बहुत ही खास लोकेलिटी में, और यू हैव टू बी अ हाई प्रोफाइल सोशलाइट एज वेल। तो हम जैसे इंसान जो सबब्स में रहते हैं, हमको न्योता मोस्ट लाइकली आएगा नहीं। तो काफी लोग सारी जिंदगी का उनका एक सपना होता है कि एक हर्मीज का बैग हो। लेडीज लोग का काफी मैं मिला हुआ, कुछ मेरे क्लाइंट्स के पास है, जिनके पास नहीं है, उनका सपना है कि ये बैग आ जाए। तो मेन के लिए ये सेम फंक्शन है ऑडमास पिगवे की घड़ी, अनफॉर्चुनेटली अनलिस्टेड है, राइट। बट कुत्ता बिल्ली के लिए भी हर्मीज है, उसको कहते हैं आईडेक्स, वो NYSE पे लिस्टेड है। अभी $40 बिलियन मार्केट कैप हो गया है। 300x कंपाउंडिंग कुशल, कुत्ता बिल्ली का हर्मीज आईडेक्स, 300x कंपाउंडिंग इन 30 years, मोर देन गूगल, राइट। तो ये अल्ट्रा लग्जरी पीस तीसरी चीज है, इसमें 17% पैट कंपाउंडिंग आ जाती है। सो न्यूट्रल आर्म्स डीलर पहला रो, करीबन 15% पैट कंपाउंडिंग। द ग्लोबल कोलोसल यूटिलिटी फर्म्स $12, और अल्ट्रा लग्जरी $17। ये तीन चीजें, राइट, हमारे मार्केट में नहीं है, हिंदुस्तान के मार्केट में फिलहाल ये नहीं है। अगर आप इस पे लोड अप करो तो आपको बहुत बहुत लॉजिकल बेसिस पे दिखता है डाइवर्सिफिकेशन। हम इंडिया में क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं इंडिया में HDFC बैंक, राइट। इंडिया में हम क्या ले रहे हैं? डिवीज लैब, राइट, टाइटन, ट्रेंट, राइट, एशियन पेंट्स, राइट। तो हमारे देश में जो काफी बेसिक चीजें हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बाय गुड कंपनीज, बट वी आर बाइंग कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स आर स्टिल फेयरली रूडिमेंटरी। कपड़े, पेंट, दवाई, घड़ी, राइट। जिस द वेस्टर्न मार्केट्स, यूरोप एंड अमेरिका, बिकॉज देयर आर 20x our GDP, they're able to make sophisticated, highly moated, high value products, high ROCs, and far superior compounding to the Indian market. And because it's different from us, the diversification is actually very easy to understand. So are you like also trying to say that कि जैसे ये जो US की कंपनीज है, इसका इक्विवेलेंट इंडिया में बनना इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज? बनेगा, 10 साल और लगेगा, शायद 20 साल लग जाए। कुछ केसेस में आई थिंक बनना टफ रहेगा, राइट। डिफिकल्ट टू सी हाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस फर्म कैन बी इंडियन, राइट। कभी मेरे उम्मीद है शायद हो सकते हैं, बट टाइम लगेगा। Given that we are still one of the poorest countries in the world on per capita income, difficult to see how we can create an Hermes. But a Heiko जैसी company, Heiko is a airline ancillary, right? 13,000 पुर्जे for the airline. Airline ancillary like Heiko, United Rentals provides equipment for construction sites, right? Power drills, floodlights, construction equipment. United Rentals जैसी company भी शायद Indian बन सके. Most likely space where we will end up creating world class firms is services जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि IT सर्विसेज, वहां पे हम बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में टफ है, एंड अल्ट्रा लग्जरी में मेरे ख्याल से थोड़ा जर्नी बाकी है। बट बिफोर वी गेट देयर, आई थिंक द बिगर चैलेंज फॉर इंडिया इज गेटिंग अर्निंग्स ग्रोथ अप, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ तो 20 साल का एवरेज है 5.5% कुशल। लास्ट 2 साल में तो इंडिया का अर्निंग्स ग्रोथ 2% रहा है, डॉलर्स में 2-3% रहा है। सो अर्निंग्स ग्रोथ, अमेरिका इज कंपाउंडिंग अर्निंग्स एट 10% प्लस at the moment. Last couple of years India is compounding earnings at 2-3%. So earnings growth will be, I think, the first challenge for India. उसके बाद the challenge will be to create world class leaders, right? Heiko is a छोटा company, it's a $30 billion market cap company, but उसके क्षेत्र में airline ancillaries में वो world leader है, right? IDEX is a छोटा company, $30-40 billion ही है, but उसके क्षेत्र में, which is for dogs and cats of the super rich, उनकी देखभाल
उसमें वो अनक्वेश्चन वर्ल्ड लीडर है. तो ये वाली चीज, राइट, creating world leaders, I think, will be the second stage. First stage is we need to get our earnings engine in India revved up. It's been desperately weak for the last couple of years. एंड इसमें से जो जितने भी कंपनीज डिस्कस किए यूएस के, तो आउट ऑफ देम हाउ मेनी वुड बी लेट्स से फैमिली रन बिजनेसेस जो लेगेसी बिजनेसेस होते हैं जैसे लुई विटॉन एटसेट्रा, हाँ जी, हाउ हाँ जी. मेनी वुड बी So ये दिलचस्प सवाल पूछा आपने. फर्स्ट ये जनरेशन? दिलचस्प सवाल पूछा. I think I have a slide. So I was surprised, right? Before we started investing in America, मेरा जो परसेप्शन था कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट तो वॉल स्ट्रीट है, कैपिटलिज्म है, सारे फंड, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स का ही बोलबाला होगा. बट आई वाज स्टन्ड टू सी दैट if you look at the best companies in the Western world, in Europe and America, 40% are still family run. Right, 40% of the best companies are still family run. So उदाहरण लीजिए Hermes का, right? Hermes is $250 billion, the world's most valuable luxury goods brand, right? Louis Vuitton से ज़्यादा महंगी हो गई है, ज़्यादा valuable हो गई है. आज भी दुमा फैमिली ही चलाती है, right? दुमा फैमिली में फादर डॉटर, आई थिंक फादर डॉटर वन सन, दुमा फैमिली चलाती है. हाइको भी आज भी फैमिली का काफी बड़ा say है. So that was a very interesting aspect that many of these companies, many of the best compounders in the Western world have been around for 30-40 years. Hermes has been around for 180 years. And आज भी फैमिली का बोलबाला है. And that suggests to me that even though promoter stake, even in India, that suggests to me that in India, promoter stake भले ही घटते रहे. I think आज से अगर हम 25 साल बाद आप अगर मेरे नेक्स्ट जनरेशन के साथ पॉडकास्ट कर रहे होगे, आप तब भी देख रहे होगे इंडिया में फैमिली का अभी भी से तब भी बड़ा रहेगा. स्टेक माइट गो डाउन. दुमा फैमिली ओन्स आई थिंक 26% ऑफ Hermes. स्टेक छोटा है, बट दे ओनली call the shots. Some, institutional fund manager doesn't decide Hermes का future. The Duma family decides Hermes का future. वो बहुत दिलचस्प बात है. Both the longevity aspect, 30-40 साल ये सब कंपनी कंपाउंड करते रहते हैं, एंड फैमिली का बोलबाला है. इट्स वेरी contrary to the picture of capitalism that the day-to-day popular media conveys to us. एंड इंडिया में अभी जैसे फैमिली रन बिजनेसेस जो है, लाइक व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इज यूजुअली क्रिएटेड फ्रॉम दोस काइंड ऑफ कंपनीज, एंड इंडिया में कैसा सिनेरियो है? सो इंडिया में तो जहां तक स्टॉक मार्केट का डेटा है कि 55% मार्केट अभी भी प्रोमोटर्स लोग के हाथों में है. प्रोमोटर्स हैव बीन सेलिंग हेवीली फॉर द लास्ट 3 years. वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं. प्रोमोटर्स अपने ब्लॉक्स बेच के स्टेक घटा रहे हैं, लेकिन आज भी 55% फैमिली के पास है. ये वाला रेशियो वेस्टर्न वर्ल्ड में 20 पे आ गया है, 20 पे आ गया है. इट इज द रेस्ट ऑफ इट इज इंस्टीट्यूशनल ओन्ड, बट the distinction that I've only learned in the last 3 years is the institutional ownership might be 70-80%, but the original family still calls the shots, right? And especially in successful companies, the original family still calls the shots, right? So agar aap dekhiye, had Steve Jobs not passed away because of his illness, agar Steve Jobs aaj zinda hote, main 100% sure aaj bhi Apple में वही shots call करते, right? His stake was, when he passed away, stake was very small, but his influence was outsized. And I find that concept very interesting, that मेरे ख्याल से इंडिया में भी होगा. फैमिली की स्टेक भले ही घट जाए, but the family influence bases the fact that the brand, the culture, the ethos of the firm is set by the founding family. अगर वो चीज़ें पॉजिटिव हो, अगर फाउंडिंग फैमिली की ब्रांड, ईथॉस, कल्चर पॉजिटिव हो, उनका इन्फ्लुएंस विल भी बरकरार रहेगा, भले ही उनकी स्टेक छोटी हो जाए. इंडिया में 55% स्टेक है आज प्रोमोटर्स का, बट द प्रोमोटर स्टेक माइट फॉल ऑल द वे डाउन टू 25% ओवर द नेक्स्ट 2-3 decades, बट अच्छे प्रोमोटर्स का इन्फ्लुएंस फिर भी तगड़ा रहेगा. आपने बताया कि यूएस के अर्निंग्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग एंड देयर ग्रोथ हैज बीन मच हायर एज कंपेयर टू इंडिया, बट यूएस का परसेंटेज जीडीपी एज कंपेयर टू द वर्ल्ड जीडीपी दैट हैज बीन फॉलोइंग. तो ये कॉन्ट्रेरियन उल्टा है. सो यूएस का so I see your point that so US stock market is around 70% of the world's market cap. ठीक है, US stock market is around 70% of the world's market cap. ये जो ब्लू लाइन है इस चार्ट में, कुशल, the blue line is US companies' share of global profits. So you can see that blue line till roughly 2018, the blue line was stable at 30%.
So even if it had gone back all the way to the early 90s, US का share of global profits was around 30%, and those are from 2000, say from 1997 to 2017, US market share of global profits was 30%, and then it rockets, right? As social media, as AI, as technology becomes the core platform of our life, as all of that kicks in, US market का जो share of global profits goes from 30 to 40% in 10 years, right? And this really is underpinning the global bullying that Donald Trump is doing. He's able to do that global bullying on the back of that blue line, right? वो blue line के बलबूते पे अमेरिका की डोमिनेंस बरकरार है, right? यूरोप ने अपने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने. मेरे ख्याल से जापान भी करेगा, बिकॉज अमेरिका, ये ब्लू लाइन दिखला रही है आपको कि अमेरिका रूल्स द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? ये जो ब्लू लाइन का जो सर्ज है ये इनक्रेडिबल है. सोचिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, 70% मार्केट कैप, 2018 से 25 के बीच 30 से 40% छलांग मारा है इसका शेयर ऑफ ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी. सो अमेरिका, यूएस's शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज इररेलेवेंट. वो काफी अखबारों में छपता रहता है, वो इररेलेवेंट मेट्रिक है, उससे आपका मेरा कोई संपर्क नहीं है. When we invest in Apple, we're not really investing in the American economy, because Apple की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी की पूरी एशिया में है, उनकी आधी बिक्री भी अमेरिका के बाहर है. So when you're investing in Apple, you're not really investing in America, you're investing in the success of American companies. When you invest in ASML is a Dutch company, but उनकी almost सारी बिक्री एशिया में है, right? When you're investing in ASML, you're not really investing in the Dutch economy. You're investing in intellectual property of a company which supplies to the world. So ये काफी लोग नेशनल झंडा उड़ा के स्टॉक मार्केट में झंडाबाजी करते हैं. I mean, they can carry on doing झंडाबाजी, but irrelevant है, because जैसे आप देख रहे हो, what's relevant is अमेरिका में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका शेयर ऑफ ग्लोबल प्रॉफिट्स. What's irrelevant is America's share of global GDP, right? And coming back to India as well, what's irrelevant is इंडिया की जीडीपी ग्रोथ. स्टॉक मार्केट के अगर माध्यम से देखें, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उतनी अहमियत नहीं रखती जितना रखती है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, राइट? जीडीपी इज अ मेट्रिक दैट इज यस्टरडेज मेट्रिक. स्टॉक मार्केट की मेट्रिक है प्रॉफिट ग्रोथ कितना दिला सकते हो. बिकॉज दैट ब्लू लाइन इज शूटिंग अपवर्ड्स, America is able to deliver earnings growth, right? America is able to deliver earnings growth, which is, sorry, 1 second, let me just go there. America is able to deliver earnings growth. If you look at the left-hand side of the screen, American GDP growth तो 3% है ना. American GDP growth 3%, लेकिन उनकी earnings growth 9-10% है. Why? Because American company share of global profits is shooting up. So, coincidence देखिए और paradox देखिए. India's GDP growth is twice that of America. 6 versus 3, ठीक है, 6 versus 3. America's earnings growth is twice that of India, right? 11 versus 5.5, right? So that is the paradox on which we have to pivot. Now, where the case for diversification is even stronger is उनकी valuation multiples हमारे से कम है. अगर आप NVIDIA को पिक्चर से बाहर निकाल दें, it's easy to take NVIDIA out of the picture. S&P 500 equal weighted जो है, ये वाला जो है S&P 500 equal weighted, that effectively takes NVIDIA out of the picture, right? They are at 17.5. मेरा ज़्यादा फोकस रहता है S&P मिड कैप पे, वहाँ पे हमारी टीम पैसा लगाती है, यूरोपियन अमेरिकन मिड कैप पे, वहाँ पे 16.5 टाइम्स पे मिल रही है, राइट? आप सोचिए, इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप 32-33 पे तो एवरेज है, अमेरिकन स्मॉल एंड मिड कैप 16-17 पे पी मल्टीपल पे उपलब्ध है, और अर्निंग्स ग्रोथ उनकी दुगनी 3 गुनी है इंडिया के मुकाबले. सो यू गेटिंग करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, यू गेटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी. द 3 types of companies I explained: neutral arm dealer, utility, ultra luxury. You're getting diversification in terms of a different type of company. And thirdly, you're getting valuation diversification. You're buying good companies at 16-17 times PE, right? Compared to buying Indian companies where growth is a challenge at 32, 40, 50, 60 PE. आपने एप्पल का एग्जाम्पल दिया, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर, एप्पल बेसिकली इंडिया से $10 billion
रेवेन्यू जनरेट अभी करता है। अच्छा हाँ, डोमेस्टिकली 10 बिलियन करता है, बिल्कुल जी, करेक्ट। सर तो ठीक बोला। इसमें मेरे को ये पूछना था कि अभी एप्पल जैसी कंपनी, आपका जो वो फ्रेमवर्क था पिक एंड शॉवल, इनविजिबल हाँ जी। यूटिलिटीज एंड वहाँ पे तो कंजम्पशन, तो उसमें हाँ जी, कहाँ पे एप्पल लाए? यूटिलिटी पे आ गई है। एप्पल इज अ यूटिलिटी, क्लासिक यूटिलिटी, 12% EPS करेक्ट। कंपाउंडिंग। तो उस पे आपका क्या थीसिस है, लाइक एप्पल पे आपका क्या तो एप्पल थीसिस हमने है? बिल्कुल हाँ, शुरू, हमने 3 साल पहले हमने ग्लोबल कंपाउंडर्स की जब हाँ, शुरुआत की थी, हमने एप्पल ली थी। एप्पल खूब चला, पहले 1.5-2 साल में खूब चला। फिर हमारी जो ग्लोबल टीम है उसने बोला कि ये बहुत महंगी हो गई है, राइट, बिकॉज इसकी अर्निंग्स इतनी स्टेबल है, यू कैन एक्चुअली, बिकॉज द अर्निंग्स आर स्टेबल 12% के आसपास, एंड उसके सोर्सेज ऑफ कंपाउंडिंग भी, द सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ आर ऑल्सो प्रीटी क्लियरली वेल एस्टैब्लिश्ड। दे सेड इट्स बिकम सुपर एक्सपेंसिव, तो करीबन 1.5 साल पहले हमने पोजीशन बहुत छोटा कर दिया। हमारे बेचने के कुछ 3-4 महीने बाद वॉरेन बफेट जी ने भी अपना एप्पल छोटा कर दिया, तो स्टॉक ऑब्वियसली उनके बेचने के बाद काफ़ी गिरा, और हाल ही में एप्पल सस्ता हो गया। द अदर रीजन एप्पल बिकेम सस्ता वाज नॉट जस्ट वॉरेन बफेट जी ने बेचा, चाइना में भी ग्रोथ की दिक्कतें आने लग गई, चाइनीज डोमेस्टिक कंजम्पशन में ग्रोथ की दिक्कत आने लग गई एप्पल को, तो एप्पल सस्ता हो गया था। तो हमने आई थिंक अ मंथ अगो वी बिल्ड बैक अ मोर डिसेंट, अ मोर साइजेबल पोजीशन इन एप्पल। एंड इसमें लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें एप्पल का, तो देन यू आर लाइक स्टिल बुलिश ऑन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दैट इट कैन जनरेट एंड ऑल? सो इट्स वी आर बुलिश बिकॉज मुझे पता नहीं था, ग्लोबल टीम ने मुझे समझाया कि आप इसको नॉर्मल फैशन वाला कंजम्पशन प्रोडक्ट के नजरिए से मत देखिए, क्योंकि मेरे दिमाग में था एप्पल इज अ लग्जरी गुड, एप्पल का ये फोन चलेगा बट वो फोन शायद ना चले, शायद उनका वो चश्मा वाला कुछ ला रहे थे वर्चुअल रियलिटी, वो चल पड़े, राइट। आई वाज थिंकिंग ऑफ इट इन अ मोर फास्ट फैशन सेंस ऑफ द वर्ड। द ग्लोबल टीम टॉट मी आप गलत सोच रहे हो, आईफोन्स, आईपैड्स, एयरपॉड्स, क्लाउड, एप्पल का जो क्लाउड है, देर ऑलमोस्ट अ यूटिलिटी नाउ, एसेंशियल चीज बन गई है फॉर अ होल क्लास ऑफ ग्लोबल कस्टमर्स, इंक्लूडिंग आई हैव टू कन्फेस माय वाइफ एंड माई सेल्फ एंड माई बच्चाज, राइट। ये हमारे लिए यूटिलिटी है, बिकॉज यूटिलिटी है, आपका 12% EPS कंपाउंडिंग चलता रहेगा, और आपको उस नजरिए से सोचना है कि ये एक ग्लोबल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए एक एसेंशियल प्रोडक्ट बन गई है, राइट। तो अगर वैसा सोच के चलो तो एप्पल का आप वैल्यूएशन रेंज देख के निवेश कर सकते हो। एंड आपको लाइक ऐसे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये तो सारे मतलब दीज आर लाइक वेरी वेरी बिग कंपनीज, मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, इंडियन कंपनीज में भी काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, बट द डेल्टा और मे बी द मल्टी बैगर इज ऑलवेज मेड इन लाइक द स्मॉल कैप्स ऑफ द हाँ जी, हाँ वर्ल्ड। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन द, आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि इंडियन स्मॉल कैप्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, 30-40% वो ये करेक्ट भी हो सकते हैं। यूएस के स्मॉल कैप्स पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, एंड इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया यूएस सो को? इसमें यूएस में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बिकॉज यूएस में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इतना डीपली इवॉल्व हो गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा IPO नहीं आती, और राइट, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट का काम डिस्कवरी करना और रहा नहीं। So we have in our portfolio is largely American and European small and mid cap, but वो वहाँ की small and mid cap, जैसे कि मानिए ट्रांसडाइन नाम की एक पोर्टफोलियो है, वो 95% of the airline seat belts in the world are made by Transdime. It's an American small cap, $20 billion की कंपनी है। It IPO'd 20 years ago. बहुत ही स्टेबल है। एयरलाइन सीट बेल्ट्स, एयरलाइन पैसेंजर नंबर्स ग्रो एट 6 or 7%, एयरलाइंस थोड़ा प्राइस हाइक लेते हैं, ट्रांसडाइम थोड़ा प्राइस हाइक लेता है, 13-14% अर्निंग्स ग्रोथ आती है, 15-16% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ आती है, 19% ROC आती है, राइट। सो ट्रांसडाइम इज एन अमेरिकन स्मॉल कैप, $20 billion पे, बट बहुत स्टेबल है। उसमें यू डोंट हैव टू टेक सम मैड गवर्नेंस रिस्क, या आपको डिस्कवरी का कुछ रिस्क लेना है, राइट। सो अमेरिकन स्मॉल कैप्स में दीज आर स्मॉलर कंपनीज कंपेयर्ड टू अ कोलोसल कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट एट $4 trillion, $20 billion इज नथिंग, बट उसमें आपको उतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टेबल वर्ल्ड लीडर। ट्रांसडाइम इज अ स्टेबल वेल एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड डीलर, भले ही वो स्मॉल कैप हो, उसकी मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास है, फ्रेंचाइज भी पूरी दमदार है, राइट। तो पॉजिटिव्स क्या है कि आपको रिस्क कम लेना पड़ रहा है, आपको वैल्यूएशन काफी वाजिब मिल जाती है। अमेरिकन स्मॉल कैप्स आर ट्रेडिंग एट द 26-year हाई इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट टू S&P 500, राइट, अमेरिकन स्मॉल कैप्स का। तो इस चार्ट में हमने दिखाया है, S&P का रेशियो टू रसल 2000 इज द
American small cap market. So 1.8 का रेशियो बन रहा है, राइट? सो द डिस्काउंट ऑफ अमेरिकन स्मॉल कैप्स टू द लार्ज कैप्स इज द हाईएस्ट इन 26 years. तो अमेरिकन स्मॉल कैप में आपको वैल्यूएशन वाजिब मिल रही है, well established franchises with strong cash flow capabilities, strong franchise capabilities मिल रहे हैं, पर आपको डिस्कवरी नहीं मिल रहा है क्योंकि डिस्कवर करने के लिए खास वहां पे है नहीं. When we come to India, डिस्कवरी का भी एक जोश फरोश से कर सकते हैं. हर रोज एक कंपनी आईपीओ होती है इंडिया में, साल में 250 कंपनी आईपीओ होती है. जाहिर है वो मोस्टली स्मॉल कैप होती है, बट डाउनसाइड क्या है हमारे देश में, बिकॉज इलिक्विड होती है, वो आईपीओ के तुरंत बाद ही कुछ 50-60 टाइम ट्रेड करने लगती है, राइट? गवर्नेंस का कुछ खास अता पता नहीं होता. मेरा जो फोरेंसिक सजेस्ट कर रहा है कि लास्ट 3-4 साल में आईपीओ की अकाउंटिंग क्वालिटी काफी चैलेंजिंग है. तो गवर्नेंस का कुछ खास अता पता होता नहीं है, लिक्विडिटी फटी हुई होती है, शेयर प्राइस आसमान में चढ़ा हुआ होता है, प्रमोटर कितना दिन हैंग अराउंड करेगा उसका उतना समझ नहीं आता, तो डर लगता है, राइट? इंडिया में डर लगता है, एंड वन वे टू डील विद डर इज टू से मैं वैल्यूएशंस वो वाजिब रेट पे खरीदूंगा. बट सिंस मुझे मिल नहीं रहा आज वाजिब दाम पे स्मॉल कैप, हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज में करीबन 40-45% हम कैश पे बैठे हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा है कि गिवन दैट अर्निंग्स ग्रोथ 10-15% है, how we can pay 40, 50, 60, 70 for छोटा companies with modest earnings growth. So pros and cons अलग अलग. इंडिया में एक्साइटमेंट फुल है स्मॉल एंड मिड कैप में, बट डर भी लगता है. अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक्साइटमेंट कम है, डर कम लगता है, एंड you're just getting good companies at reasonable valuations. So in Indian markets, what percentage cash would you be on right now? So हमारा लार्ज कैप जो प्रोडक्ट है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स वो फुली डिप्लॉयड है, बिकॉज आयरॉनिकली लार्ज कैप क्वालिटी में इंडिया में किसी को कोई रुचि नहीं है. लोगों को स्मॉल एंड मिड कैप में जिंदगी की सारी पैसे डालने हैं, विच इज वाई स्मॉल एंड मिड कैप में 40 to 50% ऑफ द पोर्टफोलियोज इन कैश. गॉट इट. बट लार्ज कैप में देन वो जो मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? यस सर, जैसे ट्रेंड हमने जब खरीदा था लार्ज कैप ही था, बट ट्रेंड ने हमारा पैसा ट्रिपल किया है लास्ट 3-4 साल में. रिमेंबर जस्ट ओके, लेट्स स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट. ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया. इंडिया इज 3% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप, अमेरिका इज 70%, राइट? तो टाइनी स्टॉक मार्केट है हमारा, टाइनी, राइट? ऑल्दो वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं, बट वो हम में और नंबर 1 मार्केट में इतना बड़ा अंतर है कि हम छुटकू सा मार्केट है. छुटकू सा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इकोनॉमी के बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे द इनफॉर्मल सेक्टर इज स्टिल 50, 60, 70, 80%, राइट? तो अगर अब एक एक्सट्रीम में माने टूथपेस्ट जहाँ पे इनफॉर्मल छोटा होगा, आई थिंक कोलगेट, पामोलिव एंड क्लोजअप विल बी द बल्क ऑफ द टूथपेस्ट मार्केट, इनफॉर्मल छोटा होगा. दूसरे एक्सट्रीम में होगा कपड़े में आई थिंक 90% विल बी इनफॉर्मल ओनली. Trent will be 1% of the kapda market, apparel market, right? So if Trent is 1% of the apparel market, and Trent has already been I think 30 bagger over the last decade, but केवल 1% market है, so Trent की संभावनाएं सोचिए, right? तो काफी लोग बोलते हैं Trent महंगी है तो तुम छोटा कर दो, बट हम लोग को लगता है कि क्यों छोटा करे यार, एसेंशियल चीज बेच रहा है. Zudio की प्राइस पॉइंट भी अच्छी है, उसके कॉम्पिटिटर्स ने दुकानें बंद की है बाय देयर थाउजेंड्स ओवर द लास्ट. ट्रेंड के Zudio के कॉम्पिटिटर्स ने बाय देयर थाउजेंड्स दुकानें बंद की है. तो हमको लगता है वहां पे थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना है, दैट इवन दो इट लुक्स ऑप्टिकली लाइक अ लार्ज कैप, आई थिंक इट्स बिकम अ निफ्टी स्टॉक, राइट? Trent has become a nifty stock recently. It's a nifty stock, but it's only 1% of its addressable market, and hence sky is the limit on that, right? Asian Paints is somewhere between toothpaste and Trent. Asian Paints is 50% of the 50 or 52% of the paint market, right? Toothpaste में Colgate Palmolive is not a nifty company, but Colgate Palmolive, you could argue, has fully penetrated the addressable market of toothpaste, right? So as long as you keep this mental framework, you'll be able to find large Indian companies which can become colossal Indian companies. In HDFC Bank, I would say, is again in that category, large Indian company, second largest by market cap. But it's only 12% of the banking sector. तो PSUs का तो एक ही तरफ जाएगा अगले 5 साल में. फिर से प्रॉफिट हैमरिंग आएगी, बारिंग SBI. I think the PSU banks are going to face another profit hammering, which means they will cede share to HDFC and ICICI. तो अगेन HDFC बैंक ऑप्टिकली लगता है लार्ज कैप है,
but I would submit to those watching that HDFC Bank can become a multi-bagger in the, again, multi-bagger फिर से over the next 5-6 years, right? तो थोड़ा सा अगर हम क्रिएटिव रहे उस मुद्दे के बारे में तो और मजा आता है. In that regard, going back to America, TransDigm हमारे पोर्टफोलियो में है, 15% PAT compounding लाती है, but it's unlikely TransDigm will be a massive multi-bagger. TransDigm will be a source, hopefully, of steady compounding for our global compounders portfolio. And one caveat in all this, folks, I am invested in all of this, right? So सारा मेरा जिंदगी का पैसा ग्लोबल कंपाउंडर्स, HDFC बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट्स में लगा हुआ है, और हमारे इन फंड्स में हमारे क्लाइंट्स का भी ऑब्वियसली पैसा लगा हुआ है, और मेरे पेरेंट्स भी इन चीज़ों में इन्वेस्टर्स हैं. Thanks for the disclaimer. That helps a lot. You said that the PSU banks में profit hammering. फिर से वही अंडरराइटिंग का सिलसिला यार. बारिंग SBI, इनका अंडरराइटिंग के चैलेंजेस हमेशा चलते रहते हैं. So they got hammered in the previous cycle because they underwrote corporate loans which turned sour through 2014, 15, 16, 17. इस टाइम इस बार मेरे ख्याल से उनकी रिटेल अंडरराइटिंग में, रिटेल और SME अंडरराइटिंग में दिक्कतें शुरू हो गई है. और जो अर्निंग्स डाउनटर्न इंडिया में चल रहा है, जो जॉब्स डाउनटर्न चल रहा है, इसमें फिर से इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आने वाले हैं. हाउ डू वी अकाउंट फॉर द करेंसी रिस्क? जैसे यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपी डॉलर का जो डेप्रिसिएशन वगैरह जो तो वो फायदे में रहता है. सो इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल एक थ्योरी है जो मुझे LSE में पढ़ाई गई थी, उसको कहते हैं द स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरी. बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत यूजफुल है. स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरी बोलता है कि कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, जाहिर है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, बट ग्रोथ अच्छे होने का एक डाउनसाइड भी होता है. ग्रोथ अच्छे होने का डाउनसाइड है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी, जो लोकल सर्विसेज हैं, वो महंगी होती रहेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास साउथ बॉम्बे में जो हेयर कट का भाव है, वो मेरे ख्याल से हर साल 5-10% से हेयर कट का भाव बढ़ेगा, बिकॉज as Bombay gets prosperous, naturally the barber in Bombay can charge more and more. ठीक है. नाउ ऐसा तो है नहीं कि कुशल कैन आर्बिट्राज द बार्बर. ही कांट से रे बॉस तू ज्यादा ले रहा है, मैं जाके भी ढाका में जाके बाल कटवा के आता हूँ. आई एम श्योर ढाका में हेयर कट इज चीपर देन in Bombay. Actually, I'm sure even in Nashik, haircut is cheaper than South Bombay. But I don't think you'll be going to Nashik to arbitrage out haircuts, right? So आपके जो कुक हैं, आपके जो घर में जो सफाई करते हैं, आपके जो हेयरकट देते हैं, उनका भाव बढ़ता रहेगा. And since services is 60% of our economy, as services के भाव बढ़ते रहते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, हमारे डे टू डे रेस्टोरेंट का खान पान, हमारा हॉलीडेज, एज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज गोज अप, इट ड्रैग्स अप द ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? इट्स वन लेवल इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. इट मीन्स कि आपकी सोसाइटी में तरक्की हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है. उसका एक नतीजा है कि कुशल का हेयर जो बार्बर है, कुशल का बार्बर कुशल से 5-10% हर साल एक्स्ट्रा ले रहा है. उससे CPI इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले. सिंस वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया की CPI इन्फ्लेशन 3-4% ज़्यादा रहती है, द करेंसी एडजस्ट्स टू अकाउंट फॉर दैट हायर इन्फ्लेशन. दिस इज हाउ जापान डेवलप्ड, और कोरिया डेवलप्ड, और ताइवान डेवलप्ड. दिस इज हाउ इंडिया विल डेवलप. सो नेचुरली देयरफॉर अगर हम डॉलर एसेट में पैसा डालेंगे, हमको रुपी का डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिल जाएगा. There are some bonkers people in India, कभी लोअर पैरल में मुझे मिलते हैं, उनको रात को सपना आता है कि रुपी इज गोना स्ट्रेंथन टू द डॉलर. तो आई हैव टू सिट देम डाउन एंड से थोड़ा सा ठंडा हो जाओ. अगर रुपी स्ट्रेंथन्स टू द डॉलर, चाइना भर देगा अपने सामान से हमारी इकोनॉमी. फिर से चाइनीज फूलझड़ी और होली की पिचकारी और चाइनीज गणेश आइडल आने लगेंगे. चाइना स्ट्रक्चरल तरीके से अपने करेंसी को डिप्रिशिएट करता है डॉलर के मुकाबले, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को निखारने के लिए. हम उस तरीके से नहीं करते हैं. आई डोंट थिंक वी स्ट्रक्चरली डिप्रिशिएट अ करेंसी. आई एम नॉट सजेस्टिंग वी शुड, बट बिकॉज चाइना स्ट्रक्चरली डिप्रिशिएट इट्स करेंसी टू द डॉलर, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट द रुपी अप्रिशिएट टू द डॉलर. चाइना डिप्रिशिएट कर रहा है, हम अप्रिशिएट करेंगे, चाइनीज गुड्स से हमारा देश भर जाएगा. सो रुपी विल कैरी ऑन फॉर मेनी ईयर्स. आई थिंक 3-4% डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट करेगी. मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखा था जहाँ पर एग्जैक्टली पता है, मैंने हेयर कट का ही एक्सपेंस कंपेयर किया था. न्यूयॉर्क में कितना, मैं यूएस गया था 1 मंथ, लास्ट मंथ, तो ये कंपेयर किया था कि यूएस में हेयर कट कितना होता है वर्सेस इंडिया में कितना होता है. एंड ऑफ कोर्स लाइक
कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेसिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करके ये कर रहा था। तो एक उन्होंने कमेंट किया था, तो यूएस में मैंने लिखा था कि $40 का हेयर कट होता है वहाँ पर न्यूयॉर्क में, तो मैंने करवाया था वो वाला, जो कि बहुत ही महंगा था। मुंबई में मैंने लिखा था कि ₹500 to ₹600 में हेयर कट होता हाँ जी, है। हो जाता है, हाँ। एंड सारे कमेंट्स पता है क्या थे, मतलब दे वर नॉट वेरी शॉक्ड बाय द $40 का नंबर, बट दे वर शॉक्ड कि ₹500 में हेयर कट कौन करवाता है। मतलब 150-200 रुपए में हमारे टियर 2 सिटीज में ₹100 में हेयर कट हो जाता है। 500 no one spends for that. So I can absolutely relate to what you just said. So you know, if you, I mean, given that you have folks in Nashik, you could try to cover the cost of a trip to Nashik. या अगर आप 4-5 दोस्त गाड़ी में नासिक चले जाओ, तो शायद पेट्रोल का खर्चा बाल कटवा के कवर हो जाए, राइट? तो ऐसा कर सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी द लिमिट ऑफ हेयर कट आर्बिट्राज. बट इट्स अ सिंपल वे टू मेक अ डीपर पॉइंट दैट करेंसी डिप्रिसिएशन बरकरार रहेगी. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज यू कैन नॉट आर्बिट्राज सर्विसेज. डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी कीप्स लूजिंग 3-4% of its value to the developed world. Yeah. You also said in one of the interviews that AI will take over a lot of jobs, and there might be a possibility that 40 million jobs would be lost because of AI in the next हाँ, few so मैंने years, जो right? बोला था is that so first stepping back, 40 million Indians pay income tax, right? तो फाइलिंग काफी लोग करते हैं, बट पैसा देते हैं केवल 3-4 करोड़ लोग ही. 30-40 मिलियन लोग ही इनकम टैक्स प्रॉपर्ली भरते हैं. तो दैट्स बेसिकली द मिडिल क्लास. ये 40 मिलियन मिडिल क्लास लोग जो आईटी भरते हैं, ये करीबन 75% हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन इनके बदौलत आता है. मेरे ख्याल से आधा जीएसटी भी इन्हीं के पास से आता होगा. तो ये काफी अहम लोग हैं, ये 40 मिलियन 4 करोड़ लोग काफी अहम है. इंडिया में 600 मिलियन वोटर्स हैं. वोटर्स के मुकाबले लगता है ये 40 मिलियन कौन सी खेत की मूली है, बट दिस 40 मिलियन आर डिस्प्रपोर्शनेटली इकोनॉमिकली पावरफुल. ठीक है, और इनकी जॉब्स हैं बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, मेडिकल, मीडिया, और वहां पे एआई का प्रहार, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस में एआई का प्रहार जबरदस्त रहेगा. इनफैक्ट इफ यू लुक एट आवर पोर्टफोलियो, राइट, वी कैन सी द प्ले हियर एज वेल. सो वन सेकंड, लेट मी शो यू. सो आईडेक्स फॉर एग्जांपल, सॉरी नॉट आईडेक्स, इंट्यूटिव सर्जिकल इसमें नहीं है, बट यूटिलिटीज वाले रो में आएगा इंट्यूटिव सर्जिकल, राइट. तो इंडिया में आप अभी किसी भी एयरपोर्ट में उतरो, इंक्लूडिंग दिल्ली एयरपोर्ट, तो आपको जब आप एयरपोर्ट में बैगेज अपना सामान खींच रहे होगे ना कन्वेयर बेल्ट से, ऊपर दिखेगा कोई हॉस्पिटल का विज्ञापन. कोई ना कोई हॉस्पिटल एयरपोर्ट में विज्ञापन आजकल लगा देता है कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए. तो वहां पे उन विज्ञापन का एक पार्ट होता है कि हमारे हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी होती है, और वो रोबोट का नाम है दाविंची, राइट. सो इंडिया में ऑलमोस्ट 90% of the robotic surgery is done by Da Vinci. That's the same is true globally. Da Vinci is the dominant robot for surgery, right? Da Vinci is made by Intuitive Surgical, which is a Silicon Valley based firm. करीबन 20 साल पहले IPO हुई थी. So as the name suggests, the robot does the surgery. The surgeon is in the operation theater, but Intuitive Surgical का business model ही है कि वो मेडिकल कॉलेज को रोबोट मुफ्त में दे देते हैं. ठीक है, जब सर्जन 31-32 साल का होता है, रोबोट सीख लेता है उसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, राइट. द रोबोट मिमिक्स द सर्जन्स हैंड मूवमेंट्स. एज द सर्जन गेट्स ओल्डर, ही डज लेस एंड लेस ऑफ द वर्क, द रोबोट डज more and more work. By the time the surgeon is a star surgeon is in his 50s, सबसे ज्यादा मोटा फी रेट तभी मिलता है, तो सारा काम रोबोट ही करता है. आप अगर मानो मैक्स हो, अपोलो हो, लीलावती हो, जहां पे भी आप जाओ, आपको लगेगा आप स्टार सर्जन को हायर कर रहे हो, राइट. आपके मानिए ASL टेयर के लिए, राइट, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, स्टार सर्जन होगा ऑपरेटिंग थिएटर में, बट काम करेगा रोबोट, राइट, बिकॉज उसको पूरी तरीके से पता है सर्जन क्या करता है. इनफैक्ट व्हेन द सर्जन चेंजेस हॉस्पिटल्स, ही विल टेल द हॉस्पिटल मुझे दाविंची चाहिए, क्योंकि उसके हैंड मूवमेंट दाविंची को ही आते हैं. कोई दूसरा रोबोट लाओगे तो वो कर नहीं पाएगा. एंड वो हैंड मूवमेंट इंट्यूटिव के सर्वर में स्टोर्ड है, क्लाउड पे स्टोर्ड है. सो इफ ही मूव्स फ्रॉम से मैक्स टू अपोलो विल स्पेंड whatever money to buy Da Vinci. So Da Vinci very cleverly, the price is very low. The way they make money is every operation जो needles और blades और knives होते हैं वो disposable होते हैं, उस पे कमाता है Intuitive Surgical. So Gillette का जो मॉडल है, रेजर ब्लेड मॉडल जिसको बोलते हैं. तो AI is already as dominant as the vast majority of soft tissue surgeries in India are now done by robots, not by doctors. अब सोचिए अगर ऑपरेटिंग थिएटर में रोबोट काम कर रहा है,
तो why should it be any different in, say, a newsroom or in IT coding or in our profession in creating financial models or creating say a 30-page report on Indian real estate? So अगर आप कोशिश करो गूगल अगर जेमिनी का इस्तेमाल करो या नोटबुक एलएम का यूज इस्तेमाल करो, ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट इन इंडिया आपको 30-40 पेज का अच्छा रिपोर्ट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू जस्ट हैव टू पुट सम हाफ डिसेंट प्रॉम्प्ट्स इनटू द एआई इंजन. तो इसका प्रहार आ रहा है. It'll be a big deal. It'll be a big dislocation. I'm hoping that the entire 40 million middle class doesn't get disrupted. But मुझे जो लग रहा है कुशल, काफी part of the middle class will get disrupted. And remember, you needn't necessarily end up losing your job. Even if you don't lose your job, if the supply-demand balance changes in your sector. So, for example, if your financial analysts are required, and an analyst need not lose his job, he will simply face pressure on his earnings growth, pressure on his wage growth, because employers will say, यार तू जो काम कर रहा है वो तो AI भी काम कर सकती है, प्लस हर साल 8 मिलियन 9 मिलियन युवा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेज प्रेशर भयंकर आएगा. आना शुरू हो गया, राइट? मंथ अगो वी पब्लिश्ड अ ब्लॉग शोइंग दैट निफ्टी 50 कंपनीज का अगर आप वेज ग्रोथ देखो लास्ट 5 साल में, निफ्टी 50 कंपनीज का वेज ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम रेट पे ग्रो कर रहा है. मेरे को लग रहा है कि माई थीसिस इज इन द फ्यूचर robots and all, like they'll also take over, let's say, the labor jobs, in the sense, for example, अगर मेरे घर पे full time cook है, for instance, there might be a robot that will understand all the things from my health routine कि मुझे क्या चाहिए, what is the sugar level, what is the calorie intake, etc. It should be connected with the Swiggy, Zomato, Zeptos of the world जो भी होगा, and वही open करेगा door, वही analyze करेगा, it'll prepare like whatever it is, and I think that might be a world which we can see maybe after 15-20 years. So ये बात किस तरीके से टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करेगी हमको पूरा समझ नहीं आता, बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. सो क्या होता है जब नई टेक्नोलॉजी आती है, राइट, जिसको हम अभी व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट द मोमेंट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. कौन से करंट काम है जो चले जाएंगे वो बहुत इजी होता है समझना. फिर जो दूसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंटारिटी इफेक्ट. नई जॉब्स क्रिएट होती है. वो कौन से नए जॉब्स क्रिएट होंगे अब मच हार्डर टू से. सो जब इलेक्ट्रिसिटी आई, जाहिर है जो कैंडल बनाता था उसकी तो पूरी लग गई, राइट, द कैंडल मेकर का थैंक यू हो गया, राइट. बट द सेम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड फॉर एग्जांपल द होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. पहले ग्रामाफोन बनी, ग्रामाफोन पे रिकॉर्ड बनी तो जैज सिंगर बना, जैज सिंगर सुपरस्टार बना, फिर हॉलीवुड बनी, फिर मोशन पिक्चर आई, राइट. इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जो फटाफट होता है इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो प्रहार आता है. जो प्रॉस्पेरिटी आती है थोड़ी सी देर में आती है, राइट. तो अ बिग सोर्स ऑफ वेल्थ, a big number of fortunes in India will hinge on who amongst us can most quickly figure out AI का फायदा कहाँ पे लेना है, कैसे जॉब्स, कैसे वर्क, नई चीजें, नया वर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ऑब्वियस टाइप ऑफ वर्क होगा कि कुशल का अवतार बना दो, कुशल के सारे पॉडकास्ट लो, उसको लोड करो किसी AI में और उसका बॉट बना दो, राइट, या सौरभ का बॉट बना दो, राइट. वो ऑब्वियस टाइप ऑफ वर्क है. बट आई थिंक देयर आर मोर profound types of bot creation, work creation. So work will be plentiful in India, but jobs will be scarce, right? तो वो mental model बनाना है दिमाग में. काम बहुत होगा, but नौकरी कम होगी. So ये पढ़ाई लिखाई करके जॉब पाके प्रमोशन पाके वो वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी. पढ़ाई लिखाई करो, जॉइंट एंट्रेंस दो, किसी कॉलेज में जाओ, फिर जॉब हासिल करो, फिर वहां पे रगड़ो 20 साल, प्रमोशन प्राप्त करो. वो स्टोरी मेरे ख्याल से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है काफी हद तक. एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज है यूएस में, इंडिया में उसका इक्विवेलेंट कोई ऐसा है आपको जो लगता है कि बहुत अच्छा, लाइक बहुत स्केल हो सकता है, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट बन सकता है इंडिया में? सो देखिए, गिवन वेयर वी आर इन आवर इकोनॉमिक एवोल्यूशन, राइट, अभी भी छोटा देश है हमारा, हम समझते नहीं, बट वी आर 120 एट द साइज ऑफ अमेरिका. It's unlikely that our successful companies will be leaders in intellectual property, right? Intellectual property आपको create करने के लिए भयंकर खर्चा करना पड़ता है. काफी लोग इंडिया में क्रिटिसाइज करते हैं, बॉस हम नए ड्रग्स क्यों नहीं बनाते, चाइना बनाता है हम क्यों नहीं बनाते, हम AI के फाउंडेशनल मॉडल्स बनाते हैं क्यों नहीं बनाते, चाइना बनाता है हम नहीं बनाते. आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड दैट ओरिजिनल IP बनाने के लिए 10, 20, 30 बिलियन डॉलर खर्चना पड़ता है. इंडिया में कंपनीज के पास उतना पैसा नहीं है, राइट. जहां पे हम लोग अच्छा किए हैं और अच्छा आगे भी कर सकते हैं, वी टेक द एग्जिस्टिंग IP फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, अप्लाई इट टू यूज केसेस विच आर यूनिक टू आइदर इंडिया और टू इमर्जिंग मार्केट्स,
and create very successful companies. Just to take a very simple example, Bajaj Finance doesn't have to come up with blazing new technology. I think Bajaj Finance uses Microsoft ka AI. All Bajaj Finance has to do, use existing technology from Microsoft and Salesforce capably, sensibly, professionally, and apply it to Indian lending, asset management, insurance, etc., FinServ insurance, and they will make a ton of money for shareholders like us. Right? So we don't have to reinvent the wheel. We are not at a stage in our economic evolution जब हम नई brand new IP बना पाएंगे, लेकिन जो established IP है जो west से आ रही है उसको ही हम properly use कर लें तो बहुत पैसा बन जाएगा. This last question to close our discussion about the US economy since we spoke about it. तो अभी आपने बताया कि 50-50 इंडिया US कर लेते हैं, US इक्विटीज भी मतलब काफ़ी सारे आइडेंटिफाई किए हुए हैं. माई क्वेश्चन इज कि US में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स एज यू ऑल्सो नो, लाइक US डेट इज लाइक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ट्रम्प टैरिफ इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. व्हाई डू यू स्टिल फील दैट US इकोनॉमी माइट परफॉर्म वेल डिस्पाइट ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग देयर? So दो तरीके से सोचना है. Remember I'll say again, we're not really investing in the US economy per se, we're investing in American companies. Yeah. American companies and US economy are two separate things, right? Yeah. Now, one of the reasons I think मुझे टेंशन कम होती है अमेरिका में डालते, एक तो valuations. We are focusing on US and European small and mid cap. Valuations are undemanding there, unchallenging there. Earnings growth is robust, right? Financial situation is superb. In contrast to India, America में household debt is at generational lows. ऊपर वाली chart, right? Household debt is at generational lows. Corporate debt is also super low, similar to India. India में corporate debt भी India में अमेरिका जैसा छोटा ही है, low है. But India में household debt is at a generational high. So household situation solid है, right? Secondly, अगर हम देखें credit quality, right? So there's a whole range of data that we track on American credit quality. अमेरिका में credit quality superb है, and you can also see this in terms of mortgage spreads, right? So जो mortgage spreads, the US 30-year mortgage spreads over the US 30-year government bond yield. Mortgage spreads have been coming down steadily over the last decade or so, and कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही. The mortgage spread over the 30-year bond yield suggests that there is no alarm being sounded by the US mortgage market. Similarly, the US junk bond market. The US junk bond market, ये जो blue line है, ये ब्लू लाइन यूएस जंक बॉन्ड की यील्ड है, वो नीचे जा रही है मंथ पे मंथ. यूएस जंक बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है, सजेस्टिंग दैट वहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया में ऑन द अदर हैंड एनपीएस का मुद्दा फिर से खड़ा हो रहा है. माइक्रो फाइनेंस में, क्रेडिट कार्ड्स में, यूज सीवीज में, पर्सनल लोन्स में. मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड का ब्रॉडर क्रेडिट कार्ड का जो डिटेरियोरेशन है क्रेडिट क्वालिटी में एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट्स में दिखता है. ये मेरे ख्याल से आने वाले साल में आपको होम लोन्स में भी दिखना शुरू होगा, क्रेडिट क्वालिटी के मुद्दे इंडिया में, और गाड़ी के लोन में भी. इन कॉन्ट्रास्ट अमेरिका में बिकॉज डेट बर्डन लो है, हाउसहोल्ड डेट बर्डन इज एट अ जनरेशनल लो, बॉन्ड डील्स आर सजेस्टिंग कोई डेट के इश्यूज नहीं है. सो ओवरऑल सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है. वैल्यूएशंस वाजिब लग रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है. The broader economic signals, right? Signals that Trump cannot mess around. He can't go and rig the bond deal, right? Trump and his cronies can't go and rig the bond deal. These are suggesting to me that underlying strength in the American economy pretty solid है. Europe के केस में भी economic indicators are suggesting that the economy is turning the corner. So मुझे टेंशन कम हो रही है, मुझे फिक्र ज़्यादा है domestically. बिकॉज मुझे अर्निंग्स की सिचुएशन पे चिंता है, जॉब्स की सिचुएशन, ये है डिस्कशन वी वर हैविंग, जॉब्स की सिचुएशन में चिंता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोमेस्टिकली वैल्यूएशंस का जो मुद्दा है स्मॉल एंड मिड कैप में, वो मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है. तो अभी इंडियन मार्केट्स आपके हिसाब से थोड़े लाइक ओवर वैल्यूड है? इंडिया में लार्ज कैप क्वालिटी कीजिए, वहां पे हम निवेशित हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप्स कीजिए. यू कैन गेस व्हाट मोस्ट पीपल विल बी डूइंग. They'll be doing Indian small and mid cap and American large cap, right? So जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसका विपरीत कीजिए. इंडिया में large cap quality, Western world में small and mid caps, I think you'll be in a good place. And US के अलावा any other country that you think you're bullish on as far as the stock markets are concerned? देखिए बाकी देश, right? बाकी देशों में उतनी अहमियत नहीं है कि उतना डिटेल में हम फोड़ सके. हमारा जो पैसा लगा हुआ है करीबन 65, इंडिया के बाहर जो पैसा लगा है, इंडिया के बाहर हमारा जो पैसा लगा है करीबन 65% यूएसए है, 5% कनाडा है, करीबन 25% यूरोप है, और 5% ताइवान में लगा है. चाइना में हम निवेश नहीं करते. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना सीन है. आई डोंट हैव एनी डीप
insights into the Communist Party, and I'm not in any position to second guess the Communist Party. What I can show you and what I can see is the long term compounding story for China, and उसको data से हम reconcile भी कर सकते हैं. Here we go. So अगर आप चाइना का स्टोरी देखें, राइट, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी डिफिकल्ट रही है इनकी, राइट. एंड अगर आप ब्लूमबर्ग खोल के देखें, चाइनीज कंपनीज की फ्री कैश फ्लो नहीं बनती. वो रेवेन्यू ग्रोथ करा लेते हैं, खूब सारा स्केल बनाते हैं, बट सब कुछ करने के बाद नीचे से कैश फ्लो नहीं निकलती. एंड एज अ रिजल्ट many of the largest Chinese companies are very dependent on support from the PSU banks in China. And वो स्टोरी मेरे लिए इंडिया में बैठ के सेकंड गेस करना मुश्किल रहता है. सो अभी काफ़ी लोग इंडिया में एक्साइटेड हैं चाइना के बारे में, बट वो मैंने देखा है हर ऑल्टरनेट साल चाइना के बारे में एक्साइटमेंट आती है, हर ऑल्टरनेट साल निराशा आती है, राइट. एंड द ट्रैक रिकॉर्ड डजंट सजेस्ट कि मेरे को पैसा लगाना चाहिए. बट इवन मोर इम्पोर्टेंट, लीविंग असाइड ट्रैक रिकॉर्ड, द कोरिलेशन वाली स्टोरी, राइट. चाइना इंडिया की कोरिलेशन इज फार हायर देन इंडिया यूएसए की कोरिलेशन. इंडिया यूएस कोरिलेशन कम है, वो अच्छी चीज़ है. इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस विच हैव लो कोरिलेशन. चाइना एंड इंडिया, एक्चुअली द कोरिलेशन इज फार हायर देन इंडिया एंड यूएसए. I think India US का 0.2 है ना, 0.2. हाँ जी. If you leave aside COVID Lehman, 0.28. So to translate it into practical language, in months in which the Nifty falls, केवल 20% in those months the S&P falls. In months in which the S&P falls, केवल 20% of those months the Nifty falls. तो दोनों गिरेंगे एक साथ, वो probability low हो जाती है. राइट. एंड यूरोप ने आपने बताया 25%. हाँ जी, हमारा 25% यूरोप में और 5% ताइवान में. ताइवान में यू कैन सी ताइवान हियर. ताइवान में एक ही कंपनी बड़ी है, उसका नाम है TSMC. सो इफेक्टिवली अमेरिका का हिस्सा है, just that it happens to be based in Taiwan. So TSMC हमारे पोर्टफोलियो में, TSMC makes the chips for all our phones and laptops. Again, neutral arms dealer. दुनिया की सारी सेमीकंडक्टर्स TSMC में बनती है, तो उसके जरिए से हमारी दुनिया की फोन्स चलती है. उस सेमीकंडक्टर में जो लिथोग्राफी गाड़ी होती है वो ASML की होती है. Right. And Europe में any specific thesis on? So Europe में all three themes are, so ASML is from Europe, Hermes is from Europe. Okay. हाँ, यूटिलिटी वाला जो हमारा किट है, यूटिलिटी में हमारे पास यूरोपियन स्टॉक्स नहीं है, बट ऊपर वाले ASML इज इन आइंडोवन इन हॉलैंड, Hermes इज इन पेरिस, एंड कुछ और यूरोपियन मिड कैप्स है जो जर्मनी में लिस्टेड है और स्वीडन में लिस्टेड है. यूटिलिटी वाले लेयर में, हाँ, ये बात था कि यूटिलिटी वाले लेयर में जो हमारे सारे प्लेज हैं वो अमेरिकन है, बिकॉज वो कोलोसल कंपनीज है. एक यूटिलिटी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में जो कनाडा में है, कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर उसका नाम है, टोरंटो लिस्टेड है. बट बारिंग कॉन्स्टलेशन, द रेस्ट ऑफ द यूटिलिटी प्लेज इन द पोर्टफोलियो आर अमेरिकन. द यूटिलिटी पीस ऑफ द पोर्टफोलियो इज द ओनली लार्ज कैप पीस. द रेस्ट ऑफ इट इज स्मॉल एंड मिड्स, right. The neutral arm dealers or pick and shovel are small and mids, and the consumption plays are also small and mids. And Indian companies में अभी ट्रेंड पे तो आपने बात किया, बट डिविस एंड डिक्सन ये भी आप? डिविस है, डिक्सन हम आई विश होता, लेकिन नहीं है हमारे पास डिक्सन. ओके, राइट. वी थिंक वी डन अ गुड जॉब, बट आई थिंक we should have done better on Dixons. फिलहाल हमने निवेश नहीं किया है. And Divis, like you're still bullish on Divis? लेके बैठे हैं, 8 साल होने को आ रहे हैं. It tripled on us, then halved on us, and tripled on us again. तो मेरे को बहुत मजा आता है डिवीज पे. जब ट्रिपल होता है लोग बोलते बढ़िया है, जब हाफ होता है बोलते नालायक हो, फिर जब ट्रिपल होता है फिर बोलते बड़े हैं. तो ऐसी जिंदगी चलती रहेगी. What the moral of the story is, going back to your question on डिवीज बड़ा है या छोटा है, डिवीज इज कंपाउंडेड आई थिंक 22 years हो गए IPO किए हुए, राइट. इन दैट 22 years it would have done around 70-80x. But it's the largest manufacturer of active pharmaceutical ingredients in India. But global basis पे अभी भी छोटा है. ग्लोबल बेसिस पे आई थिंक मार्केट शेयर इसकी 10% से भी कम होगी, आई थिंक 6-7% होगी. तो अभी भी मैसिव रनवे बाकी है, राइट. मैसिव रनवे बाकी है डिवीज के लिए. दे सप्लाई टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेटर फार्मा कंपनीज. boardroom relationships now stretch back 3 decades. Kiran Divi has done a terrific job of taking over from what his father Murli Divi साहब built, and I don't see any reason why these guys will not continue, because इसमें ट्रस्ट बहुत बड़ा important element है. आप अगर फाइजर और मर्क के लिए सबसे अहम चूरन डाल रहे हैं उनके दवाई में, दे कांट जस्ट बी गोइंग अराउंड डूइंग L1. दे कांट जस्ट बी गोइंग अराउंड L1 कर लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ट्रस्ट की अहमियत है, साइंस टेक्नोलॉजी की अहमियत है. जिस प्रकार से डिवीज ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है लास्ट 3 दशकों में, आई डोंट थिंक टू मेनी अदर फर्म्स विल बी एबल टू
copy that very easily. Right. Awesome. Thank you so much for doing this. Super insightful. pleasure. Learned a lot. If you were in my shoes and if you were interviewing yourself, what is one question you'd like to ask yourself towards the I end? think मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा कि इंडिया में क्वालिटी लार्ज कैप्स का कमबैक कब होगा, तो अगर आप मुझे बता दो कुशल तो बहुत यूजफुल रहेगा. या आप एक पोल रन करो अपने व्यूअर्स का, क्वालिटी लार्ज कैप्स का रिटर्न कब होगा. तो बीच में 3 साल गए थे बॉम्बे में, ऑटो रिक्शा चढ़ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि हर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पूछता HDFC बैंक कब चलेगी. आपने बोल रखा है, हमने ले रखा है, तो शुक्र है भगवान का लास्ट 6-7 महीने में HDFC बैंक चलना शुरू हुआ है. बस अभी एक ही सवाल रह गया है जो एयरपोर्ट और ऑटो रिक्शा में पूछा जाता है कि एशियन पेंट्स कब चलेगी. तो एक बार वो हो गया तो फिर क्वालिटी का पॉइंट उतना डिफिकल्ट नहीं होगा. बट तब तक आप मुझे बता देना क्वालिटी लार्ज कैप्स कब चलना शुरू होगी. Sure, I'll run a poll in my audience बिल्कुल, community awesome. and दिखते हैं. But thank you so much. My Very pleasure. insightful. Learned a lot from you and always an absolute honor to host you. Thank you so much. Thank you for hosting. Very kind. Thanks. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट.